उस पर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। दोस्त, आप दो शब्दों को अक्सर सुनते होंगे जो आपको परेशान करते हैं। एक शब्द होता है इकोनॉमिक्स। क्या होता है? एक शब्द होता है इकोनॉमिक्स और दूसरा शब्द होता है इकोनॉमी। इन दोनों शब्दों को बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको बताएंगे कि इन दोनों शब्द में क्या समानताएं होती हैं और क्या विषमताएं होती हैं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या समानताएं होती हैं और क्या विषमताएं होती हैं। देखिए दोस्त, ये जो होता है यह होता है अर्थशास्त्र। बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत बेसिक क्लास करना है आपको। और आपको बता दूं कि आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दिल्ली पुलिस एग्जाम के बाद कोई भी एग्जाम दीजिए, इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। और एक होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था। आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्त, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को समझने से पहले आप गहराई से एक चीज को क्लियर कर लीजिए कि यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखेंगे तो दो शब्द मिलेंगे। एक कौन सा शब्द मिलेगा? अर्थ मिलेगा। और एक कौन सा शब्द मिलेगा? शास्त्र मिलेगा। अर्थ और शास्त्र से मिलकर बना हुआ है अर्थशास्त्र। तो देखिए, अर्थ का मतलब क्या होता है? देखिए, अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब इंग्लिश नहीं है, यहां पे हिंदी का शब्द है। यहां अर्थ का मतलब होता है धन, वित्त, मुद्रा आपके शब्दों में। और बहुत सामान्य शब्दों में बात करें तो पैसा कह सकते हैं, लेकिन पैसा मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा क्योंकि पैसा मुद्रा का एक मात्रक कहलाता है। तो अर्थ और शास्त्र, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, प्लस शास्त्र का मतलब क्या होता है? विज्ञान। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। शास्त्र का मतलब क्या होता है? विज्ञान। अब बहुत बारीक से समझने का प्रयास करना, अब यही आपकी नॉलेज काम आने वाली है। धन का तो मतलब आप समझते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वो धन होते हैं। लेकिन इकोनॉमी में धन शब्द का भी प्रयोग नहीं किया जाता, रिसोर्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? संसाधन। संसाधन तो समझते हैं, यानी जिसके माध्यम से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसके संसाधन कहते हैं, या जिसके माध्यम से कोई भी देश अपना विकास करता है उसको संसाधन कहा जाता है। रही बात साइंस की, विज्ञान की, तो आइए अब हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि देखते हैं विज्ञान आप कैसे पढ़े हैं आज तक। आपसे अगर विज्ञान की डिफिनेशन पूछी जाए तो आप लोगों ने नॉर्मल तरीके से पढ़ा होगा। किसी सुव्यवस्थित, सुसंगठित, परिष्कृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन यहां पर इकोनॉमी में सिस्टम लागू नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमी उसी चीज को अप्लाई करती है जो प्रत्यक्ष हो, जो दिखे, जो सामने दर्शी हो, जो आपको महसूस करा सके कि हाँ ये इकोनॉमिक्स है। देखिए विज्ञान क्या कहता है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर विज्ञान की डिफिनेशन, विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम यह सीखने का प्रयास करते हैं कि मानव जीवन का कल्याण कैसे हो, मानव जीवन को सुखदायी कैसे बनाया जाए, मानव जीवन का विकास कैसे किया जाए, मानव जीवन को विलासी कैसे बनाया जाए, या मानव जीवन को कैसे अच्छी से अच्छी वस्तुओं का उपभोग करवाया जाए। यही विज्ञान का काम है। यानी विज्ञान हमारे और आपके कामों को सरल, सुखमय, भौतिकतावादी बनाने का एक माध्यम है। शायद विज्ञान की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा विषय जिसके माध्यम से मानव जीवन को सरल और सुखमय बनाने की बात कही जाए उसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस कहते हैं। जैसे देखिए, ये इस समय डिजिटल क्रांति है। अगर विज्ञान ने इस डिजिटल क्रांति की खोज न की होती तो आप अपने घर में हैं, मैं यहां स्टूडियो में हूं, तो हमारे और आपके बीच का कनेक्शन कैसे हो पाता? यानी यहां पर यही साइंस है, यही साइंस है, यही विज्ञान है। और यही कार्य विज्ञान ने किया है, मानव जीवन को सरल और सुखमय बनाने का काम किया है। आपको गर्मी लगती है, आप एसी में जाते हैं। आपका भाई मुंबई में है, आप दिल्ली में है, आप आराम से दूरसंचार माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते थे, अब देख भी लेते हैं सामने। तो यही विज्ञान का इन्वेंशन है और यही विज्ञान कहलाता है क्या? मानव जीवन को सरल बनाने की प्रक्रिया ही विज्ञान है, सुखमय बनाने की प्रक्रिया ही विज्ञान है। विज्ञान ने मानव जीवन को सरल बना दिया, भौतिकतावादी बना दी, विलासी बना दिया। मानव ने अच्छे से अच्छे वस्तुओं का उपभोग करना शुरू किया।
अगर विज्ञान न होता तो आज भी हमारा मानव पुराने जमाने जैसा होता, आदिकाल जैसा ही होता। अगर विज्ञान न होता तो बल्ब न होते, पुराने जमाने के दीपक आज भी हमारे सामने उपस्थित होते। तो विज्ञान ने क्या किया, हमारे जीवन को सरल, सुखमय और लगातार, अगर विज्ञान एक छोटी से छोटी वस्तु से लेकर सैटेलाइट्स तक लॉन्च करे, उसका मकसद अपने देश के लोगों का कल्याण करना होता है, अपने देश के लोगों का विकास करना होता है। चीजें समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। यानी संसाधन और विज्ञान का आपस में समन्वय होना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। धन के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, रुपया के माध्यम से मानव जीवन का कल्याण कैसा हो, मानव जीवन का विकास कैसा हो, यह कौन सिखाता है? मानव जीवन का विकास कैसे हो, इसको समझने का प्रयास करना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, यह चीजें आपको कहीं मिलती नहीं है। यानी मानव जीवन का विकास कैसे हो, यह अर्थशास्त्र सिखाता है। धन के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से, रुपया पैसा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन का विकास कैसा हो, इसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। इसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी अगर डिफिनेशन बनाने की बात की जाए दोस्त, तो सुनिएगा, अर्थशास्त्र एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसके अंतर्गत हम यह सीखते हैं कि मानव जीवन का विकास कैसे हो। एक चीज। दूसरी चीज ये आप बताओ कि जैसे आपके पास 100 रुपए है, एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपए है, आपको जरूरत है 80 रुपए की, यानी आपका कोई भी कार्य 80 रुपए में हो जाएगा। आपके पास 100 रुपए हो तो आप आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास 20 रुपए हो और आपका कार्य 50 रुपए का हो, एग्जाम्पल बता रहा हूं, संसाधन कम है, यानी आपके पास रिसोर्स कम है, आपकी नीड्स ज्यादा है, आपकी आवश्यकता ज्यादा है, यानी आपकी नीड्स एंड वांट्स ज्यादा हैं, आपके रिसोर्स कम हैं, यानी लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम कार्य होना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी सीमित संसाधनों का, लिमिटेड रिसोर्स का अधिकतम प्रयोग कैसे आप, यानी मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, यही तरीका अर्थशास्त्र में सिखाया जाता है। यानी अर्थशास्त्र में सीमित संसाधनों का कुशलतम प्रयोग सिखाया जाता है। सीमित संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना ही अर्थशास्त्र है। यह मेरी डिफिनेशन है, कहीं किताब में नहीं पाएंगे। सीमित संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना ही अर्थशास्त्र है। यानी आपके पास संसाधन कम है, आपकी आवश्यकता ज्यादा है, तो वह कम संसाधन में आपकी संपूर्ण आवश्यकता कैसे पूरी होगी मेरे प्यारे साथियों, वही कार्य अर्थशास्त्र करता है। वही कार्य अर्थशास्त्र करता है। चीजें समझ गए होंगे। आइए थोड़ा हम इसको और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर क्या सीखना है। अब आपके एग्जाम का एक विशेष क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कई बार दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, किसने अर्थशास्त्र के बारे में या क्लासिकल इकोनॉमिक्स किसने दी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स किसने दी, यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जहां लाइट जल रही होगी उसके बगल में, उसी के नीचे एक बटन है, उसको बंद करो। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो सबको पता होगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। जल्दी से बताइए, आप लोग अपने में विचार कीजिए, बताइए नहीं।
अर्थशास्त्र के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। और एडम स्मिथ की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो आपके एग्जाम में आती है। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है जो आपके एग्जाम में आती है, और उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन एकदम निश्चित समझिएगा कि एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस है। अर्थशास्त्र का जनक से कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। और यह द वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन कब किया गया? तो 1776 में। 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन किया गया, और 1776 से ही क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जन्म होता है। एक व्यवस्थित अर्थशास्त्र का जन्म होता है जो मानव के कल्याण के लिए कार्य करता है, मानव के लिए सिद्धांत बताता है, तौर तरीके बताता है और ज्ञान देने का काम करता है। देखिए दोस्त, यह चीज आप समझ गए होंगे कि अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में धन और विज्ञान छिपा हुआ है, लेकिन विज्ञान में भी दो चीजें छिपी होती हैं। देखिए यहां पर आपने क्या सीखा? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में दो चीजें छिपी हुई हैं, धन प्लस विज्ञान, और विज्ञान भी दो चीजों से मिलकर बना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब मत कहना, दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? वह दो चीजें होती हैं, सिद्धांत यानी थ्योरी, और एक होता है व्यवहार यानी प्रैक्टिकल। दो चीजों से बना होता है, सिद्धांत और व्यवहार से। जैसे आपने चार्ल्स का नियम पढ़ा, ये सिद्धांत हो गया। चार्ल्स के नियम का आप लोग लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं, वह हो गया व्यवहार। तो आप अपने देश का विकास ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लिया अभिजीत बनर्जी, नाम सुना होगा, नोबेल पाया उन्होंने 2019 में अर्थशास्त्र में। मान लिया कि अभिजीत बनर्जी ने बताया कि अगर पूरे दुनिया से गरीबी को खत्म करना है तो गरीबी के न्यूनतम कारण को जानना होगा। कैसे खत्म करना है, यह हो जाता है अर्थशास्त्र। यह हो जाता है अर्थशास्त्र। यानी अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है। अर्थशास्त्र में देश के विकास के सिद्धांत बताए जाते हैं, मनुष्य के विकास के सिद्धांत बताए जाते हैं, यानी मानव का विकास कैसे होगा यह अर्थशास्त्र में बताया जाता है, और किसी देश का विकास कैसे होगा यह अर्थशास्त्र में बताया जाता है। यानी कैसे, हाउ। देखिए जैसे आपने किसी से पूछा कि हमको प्रयागराज से नई दिल्ली जाना है, तो उन्होंने कहा भाई आपको अगर प्रयागराज से नई दिल्ली जाना है तो आप पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, वहां से आपको एक गाड़ी मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, आप उसमें सवार होकर के जा सकते हैं। उन्होंने तरीका बता दिया। यह अर्थशास्त्र है। और आप जाएंगे उस रास्ते पर, यानी प्रैक्टिकल करेंगे, वह अर्थव्यवस्था होगा। वह क्या होगा? वह अर्थव्यवस्था होगा। चीजों को समझने का प्रयास करना दोस्त। यानी आप को जो रास्ता दिया जाए, जो तरीका बताया जाए प्यारे साथियों, वह अर्थशास्त्र होता है। यानी अर्थशास्त्र एक सिद्धांत होता है। अर्थशास्त्र एक सिद्धांत होता है और अर्थव्यवस्था
एक व्यवहार होता है। जैसे मान लीजिए अमर्त्य सेन ने कोई सिद्धांत दे दिया कि आप अपना विकास इस तरीके से कर सकते हैं, वो तो सिद्धांत हो गया। वो क्या हो गया? वो सिद्धांत हो गया। यानी अगर अमर्त्य सेन ने बता दिया कि आप अपना विकास इस तरीके से कर सकते हैं दोस्त, वो सिद्धांत हो गया। लेकिन विकास तो आपको करना है ना, प्रैक्टिकल तो आपको करना है ना, तो वही हो जाता है अर्थव्यवस्था। चीजें क्लियर हैं? यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार का आपस में संबंध है। अर्थव्यवस्था एक व्यवहार है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स एक सिद्धांत है। इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरेटिकल पार्ट एंड इकोनॉमिक्स अ प्रैक्टिकल पार्ट। बिल्कुल चीजें क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज, जो आपका अर्थव्यवस्था होता है, समझने का प्रयास करना दोस्त, ये जो आपका अर्थव्यवस्था होता है, जो आपका अर्थव्यवस्था होता है, यह और अर्थशास्त्र आपस में कैसे संबंध है? अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के लिए एक दर्पण की भांति कार्य करता है, एक ग्लास की भांति कार्य करता है, जिसे कांच भी कह सकते हैं, दर्पण भी कह सकते हैं, मिरर कह सकते हैं। यानी अर्थव्यवस्था के लिए अर्थशास्त्र एक मिरर की भांति कार्य करता है। जैसे कि आप हैं, आपने अपने आप को मिरर में देखा, आप सही हैं नहीं सही हैं, तो आपने अपने आप को सही करने का प्रयास किया, आपने बदला। सिद्धांत कभी साइंस के बदलते हैं क्या? आप बताओ, आपने साइंस पढ़ी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी, बायो पढ़ी होगी, तो आप बताओ कभी सिद्धांत बदलते हैं क्या? सिद्धांत तो कभी नहीं बदलते। हमको बार बार प्रैक्टिकल करके अपने लाने वाले मान में परिवर्तन करना पड़ता है। तो दोनों का वैसा ही संबंध है। ठीक है दोस्त, तो आइए थोड़ा हम और गहराई से देखने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है भाई, आप लोग हो सकता है जानते हो, माइक्रो और मैक्रो। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, ये तो आपको पता होगा। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब बड़ा यानी बृहत। लेकिन जो सूक्ष्म और बृहत शब्द है, यह इकोनॉमिक्स का शब्द नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रयोग किया जाता है और यहां समष्टि अर्थशास्त्र प्रयोग किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये क्या होता है ये देख लेते हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करना। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपने देखा कि अर्थशास्त्र में विकास के तौर तरीके सिखाए जाते हैं कि आप विकास कैसे कर सकते हैं, यह अर्थशास्त्र में बताया जाता है। तो प्यारे साथियों, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बताया जाता है? माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, और किसी भी देश की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसके विकास के बारे में बताया जाता है। यानी किसी भी देश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति से छोटा कुछ नहीं होता। व्यक्ति होता है, व्यक्ति के समूह से एक फैमिली बनता है, फैमिली के समूह से एक समाज का निर्माण होता है, एक समाज के बाद एक ब्लॉक बनता है, एक जिला बनता है, एक मंडल बनता है, कमिश्नरी बनता है, उसके बाद एक स्टेट बनता है, उसके बाद देश बनता है। यानी सबसे छोटी इकाई। एक व्यक्ति का विकास कैसे हो,
यह किसमें सीखते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक व्यक्ति, एक फर्म, यानी सिंगल, एक कंपनी, ओनली वन, और अगर एक एक कंपनी और एक एक व्यक्ति का विकास कर लिया जाए प्यारे दोस्तों, तो देश का तो ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। चीजों को समझना, थोड़ा बहुत ही विस्तार से चीजों को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। रही बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें हम संपूर्ण देश के विकास के बारे में सोचते हैं। संपूर्ण देश का विकास कैसे हो, या किस में सीखते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। तो इसका मतलब है इसमें वे सभी कार्यों को शामिल किया जाता है जो एक सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में वे सभी कार्य आते हैं जो एक गवर्नमेंट करती है, जैसे बजट बनाना, गरीबी दूर करना, बजट बनाना, गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, क्या? बेरोजगारी दूर करना, योजना बनाना, बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करना, परिवहन का संचालन करना, उद्योग स्थापित करवाना। कहने का मतलब है कि वे सभी कार्य जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, वे सभी कार्यों को किसमें शामिल किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी वृहत अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा अवयव बृहत अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र का भाग है? तो आपको याद कुछ नहीं करना, एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जो काम सरकार करता है, जो काम गवर्नमेंट करती है, उन सभी को किस में रखा जाएगा? उन सभी को किस में रखा जाएगा? उन सभी को मैक्रो इकोनॉमिक्स में रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए दोस्त, अब हम बात करेंगे इकोनॉमी पर। अब हम किस पर बात करने वाले हैं? इकोनॉमी पर, यानी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था देखिए, आइए देखने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था जो शब्द है वह एक अधूरा शब्द है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक देश का नाम जुड़ा होना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था के साथ एक देश का नाम जुड़ा होना आवश्यक है। इसीलिए जब भी आप लोगों ने देखा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था, अफगानी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था, ईरानी अर्थव्यवस्था, ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमी यानी इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था। देखिए दोस्त, हम लोगों को जो पढ़ना है साथियों, वह मुख्य तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है, और भारतीय अर्थव्यवस्था ही हमारे एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के सेक्टर। क्या पढ़ते हैं? सेक्टर पढ़ते हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नोट करिएगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या क्षेत्रक भी कहीं आपको एग्जाम हो सकता है किताबों में मिले। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, तो आप सबको पता होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल कितने क्षेत्र हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्यतः 3 क्षेत्र। कितने? 3। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र,
उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। यह इंडियन इकोनॉमी के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी बता रहा हूं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इंडस्ट्री सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आल्सो नोन एज इंडस्ट्री सेक्टर, उद्योग क्षेत्र, एंड टर्शियरी सेक्टर आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर आल्सो नोन एज इंडस्ट्री सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र या क्षेत्रक हैं और उसको कृषि, उद्योग और सेवा के नाम से जाना जाता है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रकृति से प्राप्त उत्पाद का, अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रकृति से प्राप्त उत्पाद का बिना किसी विशेष परिवर्तन के दैनिक जीवन में प्रयोग करें, वे सभी उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। आपके एग्जाम में यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्त कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है या निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो आइए देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा? कृषि, कृषि से संबंधित पशुपालन, कृषि से संबंधित पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली जिसको आप लोग समझते हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनों को उगाना यानी वानिकी, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म, सारी चीजें जो एग्रीकल्चर से संबंध रखती हो वो सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। बहुत बेसिक से लेकर के चल रहा हूं और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे मिलेगी। बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बजट, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, माइनिंग जिसको बोलते हैं आप लोग, और उत्खनन। सारी चीजें शायद आप समझ रहे हो। देखिए, कृषि तो आप समझते हैं, पशुपालन जानते हैं, गाय भैंस को पालना, दूध उत्पादन करना, मत्स्य पालन का मतलब मछलियों को पालना, वानिकी मतलब फलों का उत्पादन करना, पेड़ पौधे लगाना, खनन का मतलब होता है कि पृथ्वी के सामान्य भूप्रपटी से चीजों को प्राप्त करना, जैसे मिट्टी, बालू, ये सब खनन की कैटेगरी में आएगा। उत्खनन का मतलब होता है कि पृथ्वी के गहराई से निकालना, उत्खनन का मतलब पृथ्वी के गहराई से निकालना, जैसे जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं, जितने भी खनिज होते हैं, वे सब किसके अंतर्गत आएंगे? उत्खनन यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। रही बात दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र की, तो आइए देख लेते हैं द्वितीयक क्षेत्र में क्या शामिल है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करिएगा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है?
अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के तौर पर प्रयोग हों और उसमें मशीन का प्रयोग करके नए उत्पाद का निर्माण कर दिया जाए, वह बना हुआ नया उत्पाद द्वितीयक क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे यानी इसमें जो कच्चा माल होता है वह प्राथमिक क्षेत्र से आता है, कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से आता है और मशीन का प्रयोग करके नया माल बन जाता है। जो नया माल बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको द्वितीय क्षेत्र का माल यानी इंडस्ट्री सेक्टर बोलते हैं। जैसे गन्ना, गन्ना तो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है, लेकिन गन्ने से चीनी बनना द्वितीय क्षेत्र, गन्ने से शराब बनना द्वितीय क्षेत्र। टमाटर प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है, टमाटर से सॉस बना देना द्वितीय क्षेत्र, मिर्ची से सॉस बना देना द्वितीय क्षेत्र। चीजें समझ रहे ना? आलू से चिप्स बना देना द्वितीय क्षेत्र, बेसन से आपके चिप्स बना देना द्वितीय क्षेत्र। यानी मशीन का प्रयोग करके, जैसे ग्रेफाइट से एल्यूमिनियम का निर्माण कर देना, एल्यूमिनियम द्वितीय क्षेत्र और ग्रेफाइट प्राथमिक क्षेत्र। ग्रेफाइट प्राथमिक क्षेत्र और एल्यूमिनियम द्वितीय क्षेत्र। इसमें बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसीलिए इस एग्जाम्पल को दो चीजों में समेट दिया गया, निर्माण तथा विनिर्माण। क्या? निर्माण तथा विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। निर्माण तथा विनिर्माण। देखिए इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, इसको भी समझ लीजिए। निर्माण का मतलब ऐसी वस्तु जो बने जिसका रिसाइकल प्रोसेस या रिन्यूएबल न किया जा सके, वे सभी वस्तुएं क्या होंगी? निर्माण के अंतर्गत आएंगी। जैसे कांच, कांच की बनी हुई वस्तु से दोबारा कोई वस्तु नहीं बन पाती, लेकिन लोहे से बनी वस्तु दोबारा बन जाती है। कांच निर्माण के अंतर्गत आएगा, लेकिन लोहा जो बन जाए, मशीनें बन जाए, गाड़ी मोटर बन जाए, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, प्लास्टिक की कोई वस्तुएं बन जाए, वे सब किसके अंतर्गत आएंगे? निर्माण के अंतर्गत। जैसे उर्वरक, उर्वरक सुना है ना? उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। उर्वरक बनता है इंडस्ट्री में, लेकिन अगर उस उर्वरक का छिड़काव एक बार कर दिया जाए तो क्या उसको दोबारा उसका प्रोसेस किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, वह निर्माण की कैटेगरी में आएगा। लेकिन एक बाइक बना दी जाए, बाइक खराब हो जाए तो फिर उसको गला करके कुछ नया आकार दिया जा सकता है, वह विनिर्माण की कैटेगरी में आएगा। चीजें समझ रहे ना? चीजें समझ रहे हैं? बहुत सही समझना। निर्माण का मतलब जिसका रिसाइकल प्रोसेस ना हो, और विनिर्माण का मतलब जिसका रिसाइकल या रिन्यूएबल प्रोसेस संभव हो। इसके बाद रही बात तृतीय क्षेत्र की, तो आइए टर्शियरी सेक्टर को भी देख लेते हैं दोस्त। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग मॉडल पेपर तैयार करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, और आप लोग अपने प्रीवियस ईयर के पेपर को भी देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसको सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों को सेवाएं प्रदान करता हो, उसको तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। किसको सेवा? प्राथमिक को भी और द्वितीयक को भी, दोनों को सेवाएं प्रदान करता हो, उसको तृतीय क्षेत्र। जैसे तृतीय क्षेत्र का एग्जांपल समझना दोस्त, जैसे ट्रांसपोर्ट, परिवहन। परिवहन एक सेवा है दोनों के लिए, चाहे किसान का उत्पाद ले आना हो, ले जाना हो, चाहे इंडस्ट्री से बना हुआ माल ले आना हो, ले जाना हो। यानी प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों को सेवाएं प्रदान कर रहा है, इसलिए वह तृतीय क्षेत्र में होगा। जैसे बैंकिंग, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं दोस्त, बैंकिंग किसमें होगा? बैंकिंग भी तृतीय क्षेत्र में होगा। किसान के लिए भी वित्त की जरूरत पड़ेगी, अपना सामान बेचेगा, चाहे इंडस्ट्री वाला उद्योगपति अपना सामान बेचे। खेती करना हो तब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, इंडस्ट्री लगाना हो तब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। यानी दोनों के लिए बैंकिंग की जरूरत 100% पड़ने वाली है। और शिक्षा, चाहे किसान का बेटा बेटी हो, चाहे उद्योगपति का बेटा बेटी हो, इंडस्ट्री करने के लिए भी तकनीकी की जरूरत पड़ेगी और खेती करने के लिए तकनीकी की जरूरत पड़ेगी। चिकित्सा,
किसान का भी परिवार बीमार हो सकता है और उद्योगपति का भी परिवार बीमार हो सकता है। विधि यानी लॉ, समझते हैं? इंजीनियरिंग यानी सारी चीजें, शिक्षा, सेवाएं, जो सेवाएं देता हो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, आपका शिक्षक है, आपका कोई भी नौकरियां जितनी भी होती हैं, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, सब सेवाएं देती हैं, वे सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। वे अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है। और कोई भी देश की अर्थव्यवस्था तभी विकास करती है जब उसका तृतीय क्षेत्र मजबूत हो। देखिए एक चीज यहां पे समझना, यहां इन तीनों सेक्टर में सबसे अधिक कौन सा सेक्टर ज्यादा मजबूत होना चाहिए, आपका विकास अच्छा होगा। सोचना 1 मिनट, मैं बता रहा हूं। देखिए इसको आप लोग देख लीजिएगा इसके बाद, ठीक है ना? आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, मैं थोड़ा हट जा रहा हूं। देखिए जब अर्थव्यवस्था में किसका विकास अच्छा हो, मान लीजिए कृषि का विकास कहेंगे कि अच्छा हो, तब अर्थव्यवस्था का विकास होगा। ठीक है, मानते हैं, हो सकता है, लेकिन गलत है। किसान ने बहुत ढेर सारा अनाज पैदा कर दी। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत ज्यादा होता है, आप सबको पता है, गन्ना का उत्पादन बहुत ज्यादा हो, लेकिन इंडस्ट्री में गन्ना से चीनी बनाने की प्रक्रिया ना हो, तो कहां होगा इंडस्ट्री सेक्टर का विकास? होगा? नहीं होगा। देखिए इन तीनों की जो सबसे बड़ी धुरी है वह है आपका द्वितीय क्षेत्र, क्योंकि सेवा का सबसे अधिक उपभोग कौन करता है? द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर ही सेवा का सबसे अधिक उपभोग करता है दोस्त। औद्योगिक क्षेत्र ही आपके सर्विस का सबसे अधिक उपयोग करेगा। आपने बहुत फ्लाइटें चलवा दी, तो फ्लाइट में चढ़ेगा कौन? जिसके पास पैसा होगा। पैसा किसके पास? इंडस्ट्री सेक्टर के पास। किसान भी जा सकते हैं नो डाउट, लेकिन ज्यादा बिजनेसमैन ही जाएंगे ना। बिजनेस तो ऑल ओवर वर्ल्ड हो सकता है, लेकिन किसान तो विदेश में बिजनेस करने जाते नहीं है, स्थानीय मार्केटों में जाते हैं। हम लोग कृषि को पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको बता देंगे। ठीक है, ये चीजें शायद आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, एकदम 100% क्लियर हो भी जानी चाहिए। ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोलते हैं, मैंने पिछले सेशन में बताया। मतलब कि अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रकृति से प्राप्त उत्पाद का कृषि मिल रही है, हम प्रयोग करें, प्राथमिक क्षेत्र है। वन को उगा दिया, फल मिल रहे हो, प्राथमिक क्षेत्र है। मछलियां का उत्पादन हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र है। चीजें आ रही हैं, जमीन से मिल रही हैं, सामान्य भूपरपटी से बालू मिट्टी, वो खनन हो गया, और नीचे आया तो माइनिंग करके निकाला गया, उत्खनन हो गया। ठीक है, ओके, कंप्लीट। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अभी हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था। अर्थशास्त्र के 2 प्रकार होते हैं। अर्थशास्त्र के 2 प्रकार होते हैं, हमने पढ़ लिया, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि में एक व्यक्ति, एक फर्म के विकास की बात की जाती है, समष्टि में संपूर्ण देश के विकास की बात की जाती है। तो संपूर्ण देश का विकास कौन करता है? संपूर्ण देश का विकास सरकार करती है। इसलिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को किस में रखा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में रखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं दोस्त, वह तो मोस्टली 16 टाइप्स होते हैं। अर्थव्यवस्था के 16 प्रकार होते हैं। कितने? अर्थव्यवस्था के 16 प्रकार होते हैं। लेकिन उन 16 प्रकार को पढ़ने के लिए अर्थव्यवस्था 6 आधार में बांट दी जाती है। 1 2 3 4 5 6। कितने? 6 आधार में। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था क्या होगा? आधार क्या होगा? विकास। विकास के आधार पर किसके आधार पर? विकास के आधार पर।
देश का विकास कैसा हो रहा है, उस आधार पर अर्थव्यवस्था बांटी जाती है। उसके बाद राज्य की सहभागिता, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ स्टेट, यानी किसी भी देश के संचालन में उस देश की सरकार की कितनी भूमिका है। राज्य की सहभागिता, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स होते हैं, तो क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर या क्षेत्रों के आधार पर बहुत ही शानदार तरीके से संपूर्ण इकोनॉमी आपको कवर कराऊंगा दोस्त। क्षेत्रों के आधार पर 1-2 देशों के बीच जो संबंध होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। अंतर संबंध का मतलब 1-2 देशों के बीच, सारी चीजें बहुत डिटेल में बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में ये आपके इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का संपूर्ण कवरेज होगा। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा आपका। देखिए क्या होगा, अंतर संबंध के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर एक होता है कि हम कितना अच्छे तरीके से अपने देश को चलाते हैं, प्लानिंग, बेसिस ऑफ प्लानिंग, यानी नियोजन। योजना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियोजन शब्द ज्यादा अच्छा होता है। नियोजन के आधार पर, बेसिस ऑफ प्लानिंग, नियोजन के आधार पर। नेक्स्ट, एक दूसरे देश के ऊपर निर्भर होना, डिपेंडेंसी, निर्भरता, यानी बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, निर्भरता के आधार पर। देखिए दोस्त, यह इकोनॉमी के 6 आधार हैं। कितने? 6 आधार हैं। आपको बताना चाहूंगा कि विकास के आधार पर कोई भी देश कितना विकास कर रहा है, उस आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सुन लो कौन कौन सी 3 प्रकार की होती है। विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप्ड इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था यानी डेवलपिंग इकोनॉमी, एंड अल्प विकसित अर्थव्यवस्था यानी अनडेवलप्ड इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट, राज्य की सहभागिता के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये सारी चीज विथ एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन आपके सामने कुछ ही क्षणों में लाने वाला। क्षेत्र, आपने 3 क्षेत्र पढ़ा होगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड सर्विस इकोनॉमी। कितनी? 3 इकोनॉमी। अंतर संबंधों के आधार पर, रिलेशनशिप के आधार पर 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी, या तो रिलेशन होगा या नहीं होगा। 2 प्रकार की, कौन कौन सी? ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। ये नाम इसलिए बता दे रहा हूं अभी ताकि आपके माइंड में सेट रहे, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। देखिए, प्लान की बात करें तो प्लान या तो कोई देश करता होगा या नहीं करता होगा। भाई, या तो आप प्लान करते होंगे या नहीं करते होंगे। 2 प्रकार की होगी, प्लानिंग इकोनॉमी एंड नॉन प्लानिंग इकोनॉमी। कितनी हो गई? 3 3 3 9 11 13। कितनी हो गई? 13 टाइप्स हो गई। मैंने कितना बताया? 16 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के 16 प्रकार होते हैं। डिपेंडेंसी, निर्भरता का क्या मतलब है? या तो आप दूसरे के ऊपर पूर्णतः निर्भर होंगे या निर्भर नहीं होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, या थोड़ा थोड़ा होंगे।
इस आधार पर 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। कितने टाइप हो गई? 16 टाइप्स। कितना टाइप हो गई? 16 टाइप्स। यहां क्या होती है? फुली डिपेंडेंट इकोनॉमी, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी और सेमी डिपेंडेंट इकोनॉमी, 3 चीजें होती हैं। तो अर्थव्यवस्था के कुल 16 प्रकार होते हैं। 16 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मैं यहां आपको आज इसी क्लास में पढ़ाऊंगा। आप लोग क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक एक ही साथ देखें। चीजें न समझ में आए तो रिवाइज करके भी देख लें। चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दोस्त। आपके एग्जाम में यहां से अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आइए उसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक को लेते हैं इसमें से और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आपका पहला टॉपिक क्या था? विकास के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के आधार पर। देखिए साथियों, विकास के आधार पर इकोनॉमी मैंने बताया कितने टाइप्स की होती है। विकास के आधार पर इकोनॉमिक्स मैंने बताया 3 टाइप की होती है। फर्स्ट, विकसित अर्थव्यवस्था। क्या? विकसित अर्थव्यवस्था। सेकंड, विकासशील यानी डेवलपिंग इकोनॉमी। थर्ड, अल्प विकसित यानी अनडेवलप्ड इकोनॉमी। देखिए दोस्त, कोई भी देश कितना विकास किया है या नहीं किया है, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो देखिए, हालांकि आगे टॉपिक जब मैं आपको नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन यहां आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी देश कितना विकास किया है, इसका आधार होता है उस देश का प्रति व्यक्ति आय। इसका आधार क्या होता है? उस देश का प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। भाई, देश के एक एक व्यक्ति के पास, एक एक व्यक्ति के हिस्से में जितना ज्यादा पैसा, वह देश उतना ही ज्यादा विकास किया है। तो इसका मतलब है साथियों कि इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है वर्ल्ड बैंक। इसका निर्धारण कौन करता है? विश्व बैंक करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। कैसे करता है? प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। किसके हिसाब से? प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कितना? 12,236 डॉलर से ज्यादा। यानी ऐसे देश जिसका प्रति व्यक्ति आय 12,236 डॉलर से ज्यादा हो, वे सभी देश विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। यहां से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कौन सा देश विकसित है, अब वो नहीं पूछता। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि विकसित, विकासशील और अल्प विकसित का निर्धारण कौन करता है? तो विश्व बैंक करता है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी होंगी? जिसका प्रति व्यक्ति आय 12,236 डॉलर से ज्यादा हो। जैसे यूएसए, जैसे जापान, जैसे कतर, सिंगापुर, बहुत देश हैं दोस्त, ब्रिटेन या इंग्लैंड, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं।
स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये सभी देश क्या होते हैं? विकसित। विकसित देश कौन से होंगे? जिसका पर कैपिटा इनकम $12,236 से ज्यादा होगा, वे सभी देश विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। विकासशील, इससे कम होना चाहिए, तो जिसका प्रति व्यक्ति आय कितना? जिसका प्रति व्यक्ति आय कितना हो? जल्दी से बताइए। जिसका पर कैपिटा इनकम $1,006 से $12,236 तक हो। $1,006 से $12,236 तक प्रति व्यक्ति आए हो, वह विकासशील होंगे। तो सर इंडिया का कितना है? तो दोस्त इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वह विश्व बैंक के हिसाब से, इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वह विश्व बैंक के हिसाब से $7,770 है। कितना है? 7,770, जो कि विकासशील में होंगे। इसमें आता है कौन सा? इसमें आपका चाइना आएगा, इसमें आपका पाकिस्तान आएगा, इसमें आपका श्रीलंका आएगा, इसमें आपका नेपाल आता है। समझ रहे ना? इसमें बहुत से देश है। इसमें दुनिया के लगभग 87% देश हैं। किसमें? विकासशील अर्थव्यवस्था में 87%, मोर देन 87% कंट्रीज। 87% से भी ज्यादा देश किसके अंतर्गत आएंगे? विकासशील के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब तो अल्प विकसित समझ गए होंगे, यानी ऐसे देश जिसका क्या? पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय क्या हो? $1,005 से कम हो या $1,006 से कम हो। तो ऐसे देश कौन कौन से हैं? ऐसे भी देशों का नाम सुन लो दोस्त, जैसे सोमालिया, चाड, बुरुंडी, जाम्बिया, नौरू, ठीक है। तो आपको देशों का नाम नहीं याद करना है। देखिए मेरे रिकॉर्डिंग चलना, देशों को नाम नहीं याद करना, आपको कैटेगरी याद करना है। क्या? पर कैपिटा इनकम $12,236 से ज्यादा, पर कैपिटा इनकम $1,006 से $12,236, पर कैपिटा इनकम $1,006 से कम। हाँ, इसमें से कुछ देशों का नाम याद कर लेना, जैसे चाड, बुरुंडी, जाम्बिया, नौरू, सोमालिया, गाम्बिया। इसमें एक देश और है, उस देश का नाम है गाम्बिया। ओके, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या था? सेकंड क्या था? राज्य की सहभागिता के आधार पर। देखिए दोस्त, इसमें क्या था कि राज्य की सहभागिता, यहां से आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन आएंगे। राज्य की सहभागिता, इस राज्य की सहभागिता का क्या मतलब है? देखिए दोस्त, आपको पता होगा कि राज्य की सहभागिता के आधार पर इकोनॉमी 3 प्रकार की होगी। ये मैंने अभी वहां लिखा था। कौन?
एक होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह राज्य की सहभागिता, मतलब देश किसी भी अर्थव्यवस्था में देश कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, उस आधार पर अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होंगी। आप नाम से समझ गए। पूंजीवादी का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपतियों का स्वामित्व हो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके संचालन में बिजनेसमैन की भूमिका ज्यादा हो, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपतियों का स्वामित्व हो, उसको क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट सेक्टर सुपीरियर हो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके देश के संचालन में पूंजीपतियों का स्वामित्व हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ। दुनिया की सभी बड़े देश, दुनिया के सभी बड़े और विकसित देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यानी इसमें देश के संचालन में सरकार की भूमिका कम, पूंजीपतियों की भूमिका ज्यादा होती है। आइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और गहराई से समझ लेते हैं दोस्त, ताकि आपको एग्जाम में कोई कठिनाई ना हो। आप ये बताइए, अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, देश के संचालन में पूंजीपतियों का स्वामित्व होगा, तो पूंजीपति या निजी लोग अपने लाभ के लिए काम करेंगे या सरकार के लाभ के लिए? अपने लाभ के लिए काम करेंगे, अपने लाभ के लिए काम करेंगे ना। और वह कौन सी वस्तु और सेवा का उत्पादन ज्यादा करेंगे? जिसकी मार्केट में डिमांड होगी या जिसकी लोगों की आवश्यकता होगी, जिसकी मार्केट में मांग होगी, क्योंकि उसको अपना उत्पादन, अपना विकास करना है। इसलिए इसको मांग एवं पूर्ति अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मांग एवं पूर्ति आधारित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मांग एवं पूर्ति आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। मैं आपको मांग का नियम पढ़ाऊंगा जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मांग का नियम क्या आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन मांग का नियम यह है कि जैसे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है तो उसके कीमत में इजाफा हो जाता है, मांग घटती है तो कीमत में कमी आ जाती है। आप सभी जानते हैं, ठीक है। मांग एवं पूर्ति, और मांग एवं पूर्ति करेंगे कहां? बाजार में। इसलिए इसको मार्केटेड इकोनॉमी यानी बाजारू अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, या बाजार आधारित, इसको बाजारू अर्थव्यवस्था या बाजार आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यह निजी लाभ कमाने वाली अर्थव्यवस्था भी कहा जाएगा। निजी लाभ से कमाने वाली अर्थव्यवस्था कहां होता है, मैंने आपको बता दिया। क्लियर? सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, एकदम 100% आपको सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। क्या? मांग एवं पूर्ति आधारित अर्थव्यवस्था, बाजारू अर्थव्यवस्था, निजी लाभ कमाने वाली अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, मांग के आधार पर चलती है। लेकिन दोस्त, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है।
इसका संचालन कौन करता है? सरकार करता है। और इसमें लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, लोगों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लोगों की जरूरत किसकी है, इस पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको मानता है? कार्ल मार्क्स ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल, उसमें इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात की है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में कहीं भी नहीं है, वर्तमान समय में कहीं भी नहीं है। आपने सोवियत संघ का नाम सुना होगा, अब तो सोवियत संघ नहीं है ना। सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, सोवियत संघ में। अब सोवियत संघ नहीं है, अब टूट गया, अब नहीं है। और 1985 तक चाइना में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। कब तक? 1985 तक। अब मैक्सिमम कंट्रीज में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था साथियों जिसमें सरकार और प्राइवेट लोग दोनों मिलकर कार्य करते हैं, उसको मिश्रित अर्थ, मिली जुली। भारत में ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? मिश्रित। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा शब्द का प्रयोग किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए पीपीपी मॉडल समझने का प्रयास करना। पीपीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक का मतलब सरकार, प्राइवेट का मतलब निजी लोग, पार्टनरशिप का मतलब सहभागिता। वही बात, सरकार और प्राइवेट लोगों की जो सहभागिता होती है उसी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, पीपीपी मॉडल कहते हैं। क्लियर? देखिए दोस्तों, अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट था, हम लोगों का थर्ड पॉइंट क्या था? हम लोगों का थर्ड पॉइंट क्या था? तो हम लोगों का थर्ड पॉइंट क्षेत्र, सेक्टर्स के हिसाब से अर्थव्यवस्था, क्षेत्रों की भूमिका। देखिए, क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं तीन होती हैं, क्योंकि क्षेत्र भी तीन ही होते हैं। क्योंकि क्षेत्र भी तीन ही होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं आप सभी को पता होगा। हम लोगों ने 6 प्रकार की इकोनॉमी पढ़ ली। हम लोगों ने 6 प्रकार की इकोनॉमी को पढ़ लिया। अब लोग क्षेत्रों की भूमिका के बारे में पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद 10 मिनट के अंदर संपूर्ण क्लास का रिवीजन आपके सामने खड़े होकर मैं करूंगा। समझिएगा, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो और सारी चीजें आपके माइंड में दोबारा से आ जाए। हो सकता है भूल रहे हो, तो सारी चीजें आपके माइंड में दोबारा से आ जाए। जैसे यहां पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, क्योंकि 3 क्षेत्र पढ़ा है ना आपने, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, और एक होता है साथियों सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। चीजें क्लियर? आइए देख लेते हैं ये क्या होता है। देखिए, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। समझने का प्रयास करना। मान लेते हैं जैसे
किसी देश की संपूर्ण जीडीपी 100 रुपए की है, यानी किसी देश में संपूर्ण पैसा कितने का है, 100 रुपए का है, उस समय से कृषि क्षेत्र में अगर कृषि क्षेत्र का योगदान 50 से ज्यादा हो और देश के संपूर्ण रोजगार में, जैसे मान लीजिए देश में 100 लोग रोजगार कर रहे हैं तो कृषि क्षेत्र में रोजगार करने वालों की संख्या 50 लोग से ज्यादा हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से ज्यादा हो तथा रोजगार में भी 50% से ज्यादा का योगदान हो। रोजगार की बात कर रहा हूं, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूं। यानी मैंने एग्जांपल भी दे दिया, अगर जीडीपी, आपके देश की जीडीपी 100 रुपए की है तो उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान 50 से ज्यादा होना चाहिए और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या भी या संपूर्ण रोजगार के 50% से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर उद्योग में ऐसा है तो उद्योग का होगा, कृषि में ऐसा है तो कृषि का होगा और सेवा में ऐसा है तो सेवा आधारित अर्थव्यवस्था हो गई। शायद आप क्लियर कर पा रहे होंगे। यानी देश के संपूर्ण आय में, देश की संपूर्ण जीडीपी में, देश के संपूर्ण राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान या जिस क्षेत्र का योगदान उसमें 50 से ज्यादा होगा और उसी क्षेत्र में लोगों की संख्या भी 50% से ज्यादा होगी तो उस क्षेत्र की इकोनॉमी कहलाएगी। चीजें आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। समझ रहे हैं? देखिए, यानी अगर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र में काम करने, यानी देश के संपूर्ण आय में या देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में या जीडीपी में कितना 50% से ज्यादा प्लस रोजगार भी कितना 50% से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे देश को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाएगा। दुनिया में कोई भी देश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला नहीं है। लेकिन यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्रता के समय भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश था। स्वतंत्रता के समय भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश था, यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी इंडिया की। स्वतंत्रता के समय भारत कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इंडिया की थी। अब देखिए उद्योग क्षेत्र में मतलब सेम चीज, अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र यानी इंडस्ट्री सेक्टर का योगदान कितना हो, 50% से ज्यादा हो तथा रोजगार में भी योगदान 50% से ज्यादा हो। दोनों कैटेगरी फॉलो करना है भाई। अगर दोनों में से एक में 0.1% की भी कमी रह जाती है तो नहीं होगा उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था। और इसका वर्तमान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइना। चीन उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा और उचित एग्जाम्पल क्या है, चीन है। रही बात सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान कितना हो, 50% से ज्यादा हो प्लस एम्प्लॉयमेंट भी, एम्प्लॉय भी तृतीयक क्षेत्र में कितना होने चाहिए, 50% से ज्यादा होने चाहिए। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को सेवा आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है यानी विकसित अर्थव्यवस्था है वे सभी सेवा आधारित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। दुनिया की
जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, दुनिया की जितनी भी देश विकास कर चुके हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वे सभी सेवा आधारित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। उन सभी अर्थव्यवस्था को सर्विस इकोनॉमी कहते हैं। जैसे यूएसए, जापान, समझ रहे हैं ना, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा, कतर, ये सब सर्विस इकोनॉमी। यानी आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इंडस्ट्री सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, सारी चीजें क्लियर। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होंगी जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से ज्यादा हो और रोजगार में भी प्राथमिक क्षेत्र 50% ज्यादा लोगों को काम दे रहा हो। तो ऐसी वर्तमान में कोई नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता के समय ये चीज आपको बिल्कुल याद रखना होगा। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कब? स्वतंत्रता के समय। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से कैसी अर्थव्यवस्था सेवा आधारित अर्थव्यवस्था होगी जिसमें जीडीपी में 50% का योगदान दे। सेकेंड ऑप्शन, जीडीपी में 50% से ज्यादा का योगदान दे। थर्ड ऑप्शन, रोजगार में भी सेवा क्षेत्र 50% से ज्यादा दे। और फोर्थ ऑप्शन, बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों सही होंगे। दोनों कंडीशंस को फॉलो करने पर ही वह इकोनॉमी या तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होगी या सर्विस इकोनॉमी होगी या इंडस्ट्री इकोनॉमी होगी। क्लियर है? बिल्कुल। अब आइए हम चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। हम चौथे पॉइंट की ओर मूव करते हैं और चीजें आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपका चौथा पॉइंट क्या था। आपका चौथा पॉइंट था अंतः संबंध। बिल्कुल सारी चीजों को यहां पर क्लियर करते हैं और ये आपका जो चैप्टर है वह एकदम क्लियर होगा। अंतः संबंधों के आधार पर देखिए, अंतः संबंधों के आधार की बात करें तो अंतः संबंधों के आधार पर इकोनॉमी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। ये तो आप लोगों ने नाम सुना ही सुना होगा। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था समझने का प्रयास करना, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका किसी दूसरे देश के साथ या ऐसा देश जिसका किसी दूसरे देश के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वित्तीय संबंध ना हो। किसी भी, देखिए, हाँ, ओपन की बात कर रहे हैं तो अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात, वित्तीय संबंध का मतलब क्या होता है दोस्त? तो वित्तीय संबंध का मतलब तो आयात और निर्यात ही होता है। यानी अगर दो देशों के बीच इंपोर्ट हो रहा हो या एक्सपोर्ट हो रहा हो तो एक खुली अर्थव्यवस्था निश्चित ही होगा। या इंपोर्ट ना हो रहा हो लेकिन एक्सपोर्ट हो रहा हो तब भी होगा, या इंपोर्ट हो रहा हो और एक्सपोर्ट ना हो रहा हो तब भी होगा। यानी किसी भी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल रिलेशन है, किसी भी प्रकार का कोई भी वित्तीय संबंध है
तो वह खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। दुनिया के सभी देश, दुनिया के जितने भी देश हैं दोस्त, वे सभी के सभी देश ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। कभी भी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं हो सकता, क्योंकि वह आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। वह अपने देश के विकास के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे देश पर जरूर निर्भर होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब देशों से हो, किसी एक भी देश से हो। तो मैंने बता दिया, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हो रहा है तो और अच्छी बात, अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा है एक्सपोर्ट हो रहा है तब भी सही है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है इंपोर्ट हो रहा है तब भी सही है। और यहां क्या होगा, अगर किसी दो देशों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी वित्तीय संबंध न हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, किसी भी प्रकार का कोई भी वित्तीय संबंध ना हो, यानी न तो इंपोर्ट हो न ही एक्सपोर्ट हो, तब वह बंद अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आएंगे। दुनिया का कोई भी देश क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं होता। यहां आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, यह यूपी पीसीएस ने भी पूछा है। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन बंद, खुली, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए खुली अर्थव्यवस्था। क्योंकि भाई स्वतंत्रता के समय से नहीं, सिंधु घाटी के समय से मेसोपोटामिया, इटली, रोम से भारत का व्यापार होता चला आ रहा है। हमेशा से दूसरे देश से हम जुड़े हुए हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था जो होगी वह ओपन इकोनॉमी होगी, खुली अर्थव्यवस्था होगी। और दुनिया का कोई भी देश वर्तमान में बंद अर्थव्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता। दुनिया के सभी देश, जितने भी कंट्री के नाम आप लोग जानोगे, वे सभी देश खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी की कैटेगरी में आते। ऑल कंट्रीज, सब किस में आएंगे? किस में आएंगे? ओपन अर्थव्यवस्था, यानी कोई भी देश बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता। एकदम क्लियर रहना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं करना दोस्त, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसलिए मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। अगर इंपोर्ट भी हो रहा है एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तब भी ओपन, यानी कोई भी फाइनेंशियल रिलेशन है, लेन देन का मामला है, तो ओपन होगा। आप सबको पता होगा सभी देश किसी न किसी दो देश से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, किसी न किसी देश से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी देश ओपन इकोनॉमी की कैटेगरी में आते हैं। सभी देश ओपन इकोनॉमी की कैटेगरी में आते हैं, खुली अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा पांचवा पॉइंट था वो क्या था। पांचवा पॉइंट था नियोजन, प्लान, प्लानिंग के हिसाब से अर्थव्यवस्था, यानी नियोजन के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था, किस आधार पर? नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था। देखिए दोस्त, नियोजन के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वह दो प्रकार की होती है। या तो प्लान किया गया होगा या प्लान नहीं किया गया होगा। मतलब या तो नियोजित अर्थव्यवस्था होगी, यानी क्या होगी? नियोजित अर्थव्यवस्था होगी, या गैर नियोजित होगी।
नॉन प्लानिंग इकोनॉमी, गैर नियोजित अर्थव्यवस्था। या नियोजित अर्थव्यवस्था होगी या गैर नियोजित अर्थव्यवस्था होगी, या प्लान किया गया होगा या प्लान नहीं किया गया होगा। तो आप बताओ, भारत के हिसाब से बताओ, भारत की अर्थव्यवस्था नियोजित है या गैर नियोजित है? तो भारत की अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? नियोजित अर्थव्यवस्था है। यहां देखिए, नियोजन अर्थ क्या कहलाता है कि हम प्लान करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कहीं जाना हुआ, बॉम्बे जाना हुआ, मुंबई जाना हुआ, तो आप पहले प्लान करेंगे कि भाई ऐसे जाएंगे, इतने रुपए खर्च होने हैं, ऐसे ऐसे रास्ता होगा, यहाँ हमको काम करना है, फिर वहाँ से हमको लौट कर आना है। ठीक है, ऐसे देश में नियोजन होगा कि भाई मान लीजिए मैं कुसुम योजना लॉन्च कर रहा हूँ, उससे ऐसी ऐसी लाभ हो सकता है, ऐसा ऐसा हानि हो सकता है, अगर हानि होगा, लॉस होगा, तो वहाँ उसकी भरपाई कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब, नियोजन का मतलब, प्लान का मतलब होता है कि कार्यों को पहले से निर्धारित करते हैं। यहां जो कार्य होते हैं वह निर्धारित होते हैं। यहां कार्य जो होते हैं वह निर्धारित होते हैं, निर्धारित कार्य होते हैं। यहां अचानक हो जाता है। मतलब जो चीज सडनली हमने सोचा नहीं कि हमको इलाहाबाद से मुंबई जाना है, अचानक कैसा कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी दोस्त का, किसी भाई का, किसी परिवार का सदस्य का, तो जाना पड़ गया। वहां अपने प्लान पहले से नहीं किया था। यानी अगर सरकार को किसी ऐसी योजना में इन्वेस्टमेंट करना हो जिसका उन्होंने प्लान न किया हो, तो उसको गैर नियोजन कहेंगे। और जो प्लान करके चलते हैं उसको नियोजित कहते हैं। दुनिया के सभी देश वर्तमान समय में नियोजित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सभी लोग नियोजन करते हैं। सभी लोग मोस्टली, भाई हमको क्या करना है, उसी को तो बजट कहते हैं ना। आप बजट लाते हैं, राजकोषीय नीतियां बनाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, यहाँ से लाभ होगा, यहाँ से हानि होगी, यहाँ से टैक्स आने वाला है, हम इसका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सारी चीजें तो आप ही सीखते हैं। इसी को बोलते हैं नियोजित और गैर नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित और गैर नियोजित अर्थव्यवस्था। चीजें क्लियर हैं? अब आइए देखने का प्रयास करते हैं। अब आखिरी टॉपिक क्या था आपका? वह था 6 नंबर टॉपिक, दैट इज डिपेंडेंसी। क्या था? निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर। निर्भरता का क्या आधार होता है? निर्भरता का आधार होता है कि एक देश का दूसरे देश के ऊपर निर्भर होना। एक देश का दूसरे देश के ऊपर निर्भर होना, या एक अर्थव्यवस्था का दूसरे अर्थव्यवस्था के ऊपर निर्भर होना, चीजें एक ही चीज है। तो देखिए, निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। या तो हम किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी, यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। या हम किसी दूसरे देश पर पूरी तरीके से निर्भर होंगे, फुली डिपेंडेंट इकोनॉमी। क्या? फुली डिपेंडेंट इकोनॉमी, यानी इसको बोलते हैं पूर्णतः आश्रित अर्थव्यवस्था। फुली डिपेंडेंट इकोनॉमी यानी पूर्णतः आश्रित अर्थव्यवस्था। या तो हम
दूसरे देश पर थोड़ा थोड़ा कम मात्रा में निर्भर होते हैं, उसको सेमी डिपेंडेंट इकोनॉमी कहते हैं, अल्प आश्रित अर्थव्यवस्था। उसको क्या बोलेंगे? अल्प आश्रित अर्थव्यवस्था। उसको क्या कहेंगे? अल्प आश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और पूर्णतः आश्रित अर्थव्यवस्था और अल्प आश्रित। निर्भरता तो तीन ही रूप से हो सकती है, या तो हम किसी भी प्रकार से दूसरे देश पर निर्भर नहीं होंगे, या हम पूरी तरीके से दूसरे देश पर निर्भर होंगे, या हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो आपको पता होना चाहिए इस कैटेगरी में कोई भी देश नहीं आता। ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला देश हो। दुनिया का ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है, कोई भी इकोनॉमी नहीं है जो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता हो। रही बात पूर्णतः आश्रित की, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने देश के विकास के लिए लगभग पूरी तरह से दूसरे देश पर निर्भर होते हैं, उसको पूर्णतः आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे सोमालिया जो अल्प विकसित देश है ना, वह अपने देश के विकास के लिए लगभग पूरी तरीके से दूसरे देश पर निर्भर होते हैं। जैसे चाड, जैसे नाइजर, देखिए नाइजीरिया नहीं लिख रहा हूं, नाइजर, जैसे बुरुंडी, यहां कोई नहीं है। ठीक है, देखिए अल्प आश्रित का मतलब होता है किसी न किसी रूप में दूसरे देश पर निर्भर होना, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने देश के विकास के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे देश पर निर्भर हो, डिपेंड हो, उसको अल्प आश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मैक्सिमम 90% लगभग 90% से भी ज्यादा देश आते हैं। दुनिया के सभी देश, पूर्णतः आश्रित देशों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के मैक्सिमम सभी कंट्री सेमी डिपेंडेंट इकोनॉमी यानी अल्प आश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। प्यारे साथियों, यह आपका पहला चैप्टर है, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, जो कि कंप्लीट होता है। हमारी यह पहली क्लास आप लोगों को बहुत सही लगेगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी आपकी, वह हम उसमें बैंकिंग को पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, खासकर आरबीआई आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी बैंकिंग प्रणाली को हम आप पढ़ते हैं, विस्तार से सारी चीजें आपको समझाएंगे। आइए हम इस चैप्टर का रिवाइज करते हैं और इस चैप्टर को देखने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी हैं। देखिए, हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी है। देखिए, हमने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स जो है दो भागों से मिलकर बना हुआ, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब, थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि रिवाइज करा रहे हैं, अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब विज्ञान होता है। क्या बताया था? अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब विज्ञान होता है। धन का मतलब संसाधन, रुपया, पैसा, धन, वित्त जो भी हो, और विज्ञान का मतलब यह एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से मानव जीवन का कल्याण हो। यानी धन के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से मानव जीवन का कल्याण कैसे हो, ये हम सीखते हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको 1776 में प्रकाशित किया गया था, 1776 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद जो हमने आपको बताया, वो बताया कि अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है और अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक विषय है। अर्थशास्त्र में सिद्धांत बताए जाते हैं और अर्थव्यवस्था में उसका प्रैक्टिकल किया जाता है। अर्थव्यवस्था में प्रैक्टिकल किया जाता है। उसके बाद हमने बताया अर्थशास्त्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के दो प्रकार होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब छोटा, छोटा का मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो का मतलब होता है बृहद या समष्टि या बड़ा वाला अर्थशास्त्र।
तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब होता है ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें देश की सबसे छोटी इकाई यानी एक व्यक्ति या एक फर्म के विकास का अध्ययन किया जाता है। कैसे किया जाए? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो का मतलब संपूर्ण देश का विकास कैसे किया जाए। तो संपूर्ण देश का विकास सरकार ही कर सकती है, इसलिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को संपूर्ण देश, जैसे बजट, गरीबी, बेरोजगारी, पोषण योजना, बैंकिंग, परिवहन, उद्योग, जितने भी कार्य गवर्नमेंट करती है वे सभी कार्य किसमें आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए वे सभी कार्य आएंगे आपके समष्टि अर्थशास्त्र में। आगे की बात किया जाए तो इकोनॉमी की बात करते हैं दोस्त। इकोनॉमी में 3 क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आपने पढ़ा है, मैंने अभी बताया, कृषि में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन और उत्खनन शामिल होता है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या शामिल होते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आपके निर्माण और विनिर्माण। तृतीयक क्षेत्र में आपके क्या शामिल होते हैं? परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा, सारी चीजें। ओके, फिर हमने आपको और आगे चीजें बताई थी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र हो गया। फिर मैंने आपको विकास के आधार पर राज्य की सहभागिता, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो सेशन है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपके एग्जाम में यहां से आएंगी। अब नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके बीच में जरूर जुड़ेंगे। हमारा जो सेकंड क्लास होगा वह होगा बैंकिंग का। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।